कृष्णा मेनन वो थे जिन्होंने भारत का पहला स्कैम किया। 1500 जीप की ऑर्डर रक्षा मंत्रालय ने दी थी, लेकिन एक्चुअली जब जीप आई तब जीप कितनी आई 155। तब ब्रिटेन में कृष्णा मेनन जी भारत के उच्चायुक्त थे और इसके लिए उनको दोषी पाया गया, लेकिन 1955 में ये केस बंद कर दिया गया और आगे जाके कृष्णा मेनन जी को भारत का रक्षा मंत्री भी बनाया गया। रुको, इस स्कैम के ऊपर हमारा वीडियो नहीं है। 1962 में और एक स्कैम हुआ था यूएस में, उसके ऊपर है। ये स्कैम वो था जिसमें एक लीजेंड का उदय हुआ। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो प्लीज आखिर तक ये वीडियो देखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं अविनाश निगम आप सभी का स्वागत करता हूं। यूएस में एक कंपनी थी जिसकी कोई फैक्ट्री नहीं थी, सिर्फ उसके पास था एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, अमेरिकन एक्सप्रेस, एमएक्स। ये वो कंपनी थी जिसके पास मेन बिजनेस था क्रेडिट कार्ड का और ट्रैवलर चेक का। अमेरिका के सारे लोगों को विदाउट कैश घूमने का और खाने पीने का, होटलिंग करने का जो फ्रीडम दिया था, ये अमेरिकन एक्सप्रेस नहीं दिया था। लेकिन बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि अमेरिकन एक्सप्रेस का और एक बिजनेस था, वो था वेयर हाउस का। अमेरिकन एक्सप्रेस के इस वेयर हाउस में जो भी कंपनियां स्टॉक रखती, उस स्टॉक के अगेंस्ट अमेरिकन एक्सप्रेस एक रिसीट दे देती। वो रिसीट लेके वो कंपनियां मार्केट से, बैंकों से पैसा उठाती थी। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अगर आपके पास 1 लाख रुपीज का गोल्ड है तो वो गोल्ड अगर आपने बैंक में रख दिया तो 1 लाख रुपीज के गोल्ड के अगेंस्ट बैंक आपको 80,000 रुपए, 80,000 रुपीज देगी। अब वो 80,000 रुपीज है, उसको आपको पे करना है एक तय सीमा में और विथ इंटरेस्ट के साथ। अगर आपने नहीं किया तो बैंक गोल्ड सेल कर देगी। सेम एज इट इज अमेरिकन एक्सप्रेस के पास जो भी इन्वेंट्री, जो भी स्टॉक है, उसके अगेंस्ट जो रिसीट दी गई है, उसके अगेंस्ट जिसने भी लोन लिया है, अगर वो लोन चुकता नहीं कर पाया तो अमेरिकन एक्सप्रेस वो स्टॉक को बेच देगी। लेकिन इस स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया जब 1963 में एक कंपनी जिसका नाम था अलाइड क्रूड ऑयल वेजिटेबल रिफाइनिंग, जिसके मालिक थे टीनो डी एंजेलिस, इन्होंने अपने स्टॉक को, अपने ऑयल को जमा करना, स्टॉक करना चालू कर दिया अमेरिकन एक्सप्रेस के वेयर हाउसेस में। तीनों उस समय के जाने माने ट्रेडर थे कमोडिटी के, और बड़े ट्रेडर होने की वजह से वो ये काम बहुत आसानी से करते थे। तीनों अपने ऑयल को स्टॉक करते थे अमेरिकन एक्सप्रेस के वेयर हाउसेस में और उसके अगेंस्ट उनसे एक रिसीट लेते थे। वो रिसीट के अगेंस्ट वो अमेरिकन एक्सप्रेस से ही लोन लेते थे और उस अलग कंपनियां भी थी, उनसे वो लोन लेते थे। उस लोन को वो इस्तेमाल करते थे ऑयल का फ्यूचर खरीदने के लिए। तीनों का ये प्लान एकदम सिंपल था कि अपने स्टॉक को, ऑयल को स्टॉक करो वेयर हाउसेस में अमेरिकन एक्सप्रेस से, उनसे रिसीट लो, उसके अगेंस्ट लोन लो और उस लोन को यूज करो फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में जब भी ऑयल के फायदा होता था वो फ्यूचर को बेच देते थे। ये बहुत आसान और सिंपल तरीका था, इसमें कुछ गलत भी नहीं था। लेकिन इशू तब आया जब तीनों ने इसको बड़े स्केल में करने का सोचा, और बड़े स्केल में करने के लिए उनको चाहिए था बड़ा ऑयल। अब बड़ा ऑयल उन्होंने स्टॉक करना चालू कर दिया। सोया ऑयल को टैंकों में भर भर के उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के वेयर हाउसेस में रखना चालू कर दिया। कहानी में ट्विस्ट कब आया, एक कॉल आ गया अमेरिकन एक्सप्रेस के ऑफिस में, उसमें यह कहा गया कि जो भी ऑयल रखा है वो ऑयल है ही नहीं। और जब अमेरिकन एक्सप्रेस ने इसकी इंक्वायरी की तो उनको पता चला कि तीनों टैंकों में भर के ऑयल नहीं रखते थे, वो टैंकों में समंदर का पानी भरते थे और ऊपर के लेयर में वो ऑयल डालते थे जो ऊपर की तरह सतह पे रहते। और तीनों इतना बड़ा ट्रेडर था कि उसको कोई चेक भी नहीं करता था। तीनों ने रखा हुआ ऑयल का वैल्यूएशन उस समय 150 मिलियन का था, लेकिन जब चेक किया गया तो वो सिर्फ 6 मिलियन का निकला। बाकी का तो सिर्फ समंदर का पानी था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अमेरिकन एक्सप्रेस को इससे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। उनका शेयर $65 से गिर के $35 तक आ गया और अदर 51 कंपनियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन अमेरिकन एक्सप्रेस के इस शेयर पे एक लीजेंड की नजर थी, उनका नाम था मिस्टर वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट जी इस शेयर को 2 सालों से ट्रैक कर रहे थे। उनको पता था कि अमेरिकन एक्सप्रेस का मेन बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का और ट्रैवलर चेक का। ये तो एक सब्सिडरी कंपनी थी जिससे उनको नुकसान हुआ। वॉरेन बफेट जी खुद इस सलाड स्कैम को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानते हैं, क्योंकि उस समय उनके कंपनी का नाम बर्कशायर हैथवे नहीं था, बफेट पार्टनरशिप था। और बफेट पार्टनरशिप के जितना भी नेटवर्क उस समय था उसके 40% का पैसा उन्होंने इसमें लगाया। लेकिन निवेश करने के पहले उन्होंने यूनिक तरीका उन्होंने आजमाया। उस समय ओहामा में उनके पास जितनी भी बड़ी टीम थी उस टीम को भेजा उन्होंने रेस्टोरेंट में और ट्रैवलर एजेंट के पास। वो खुद जाके रेस्टोरेंट के कैशियर के पीछे बैठते थे और वो ये देखने लगे कि इस स्कैम की वजह से अमेरिकन एक्सप्रेस का जो मेन बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का और ट्रैवलर चेक का, उसके ऊपर कुछ इंपैक्ट हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने ये पाया कि इस स्कैम का
अमेरिकन एक्सप्रेस के मेन बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ा और इसी समय उन्होंने हाई कन्विक्शन हाई कॉन्सेंट्रेशन बेट ली। उन्होंने उनके कंपनी का 40% स्टेक एक ही कंपनी में अमेरिकन एक्सप्रेस में उस समय लगाया और उस समय उन्होंने उसमें 5% स्टेक उठाया और 3-4 सालों में वो डबल भी हो गया, लेकिन तभी भी उन्होंने वो बेचा नहीं। आज भी 50 सालों के बाद अमेरिकन एक्सप्रेस उनके मेन कंपनी में बर्कशायर हैथवे में बाय किया हुआ टॉप 5 होल्डिंग में से एक शेयर है, जिसका 155 मिलियन उनके नंबर ऑफ शेयर्स है उनके पास और अराउंड आप देखोगे तो 29 बिलियन की उनकी वैल्यूएशन आती है। आज भी उनके पास 8% के आसपास उनका होल्डिंग है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो इससे हम क्या सीख सकते हैं? हाई कन्विक्शन हाई कॉन्सेंट्रेशन बेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या रहती है। आपको कॉन्फिडेंटली जब निवेश करना है तो आपको थोड़ा सा रिसर्च करना भी जरूरत होता है। ये सब चीजें वॉरेन बफेट जिसे हम सीख सकते हैं। मैं आपको ये निवेदन करता हूँ, जब भी आप निवेश करोगे तो आपको ये देखना है कि आप लंबी अवधि के लिए निवेश करें। आप जब भी निवेश करोगे तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा आपको लंबी अवधि में ही मिलेगा। तो आप भी निवेश करोगे तो इस तरीके से करिए। मेरी ओर से आप सभी के इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।